हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको इसके डेफिनेशंस ऑफ एसआई बेस यूनिट्स के बारे में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, और द सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम इसके नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, है ना। तो जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास और वेट में डिफरेंस ये होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस में मैटर का जो अमाउंट होता है, जितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट होता है, उसको हम मास कहते हैं। ठीक है, और वेट बोलते हैं ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स पैदा होता है। ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स पैदा होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम कहते हैं वेट। फॉर एग्जांपल, जैसे चांद की बात कर लेते हैं। चांद, अगर आप बात करें चांद की, तो यहाँ पे आपका वेट कुछ और होगा और चांद पे आपका वेट कुछ और होगा। क्यों? ये बस इसी को हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। मास, किसी सब्सटेंस का जो मास होता है, उसे हम एक्यूरेटली किसी लेबोरेटरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं एक बैलेंस के थ्रू, जिसको हम एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस बोला जाता है। और मास की ऐसा यूनिट तो आपको पता ही होगी कि किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 होता है, 1000 ग्राम होता है, जो कि उसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जो कि उसका फ्रैक्शन होता है। और ये लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्मॉलर केमिकल के जो स्मॉलर अमाउंट्स होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ाया है मास और वेट के बारे में, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास होता है कोई एक सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट होता है, उसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, और वेट होता है ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है, उसको हम कहते हैं वेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको चांद का एग्जांपल दिया कि आपका वेट अगर यहाँ पे बात करें तो 60 kg है, और आपका अगर वहाँ पे चांद पे बात करें तो वो आपका 1/6 के आसपास समथिंग रह जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मास और वेट के बीच का डिफरेंस। और अगर इसकी मास की एसआई बेस यूनिट की बात करी जाए, तो मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। हाँ, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, जो कि 1 kg होता है। उसके सिंबल को हम kg से डिनोट करते हैं। और 1 kg का जो फ्रैक्शन होता है, वो इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स के। और इसी को, इसका जो यही जो प्रॉपर्टी होती है, इसको स्मॉलर वेट्स में, ये बहुत ही स्मॉलर वेट्स में होती है। क्यों? और इसके स्मॉलर वेट्स की वजह से ही हम ये इसको लेबोरेटरी में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपसे ये बोला जाए कि कोई सब्सटेंस है, उसका मास आपको एक्यूरेटली डिफाइन करना है, तो आप इसको लेबोरेटरी में इजीली डिफाइन कर सकते हो, इजीली, आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है एनालिटिकल बैलेंस, इसको बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस के अंदर आपका राइडर कैरियर नोब होता है, बीम रिलीज, पेन रिलीज होता है, लेवलिंग स्क्रू, पेन, बीम, राइडर कैरियर, पॉइंटर एंड स्केल, ये सभी एनालिटिकल बैलेंस के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से, है ना। उसको सॉरी, एम क्यूब होती है वो शायद, है ना। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो लेंथ क्यूब होती है इसकी। तो इसलिए एसआई सिस्टम में वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। मैंने बताया कि वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर, मतलब मीटर क्यूब से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी कॉमन यूनिट के अंदर, अगर हाँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो 1 ml होता है, 1 ml के अंदर 1000 ml होते हैं, और अगर
1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने डेकामीटर होते हैं? 1 DM क्यूब होते हैं। मैं पहले आपको, ये हमारे पास ये मल्टीपल हैं, प्रीफिक्स है और सिंबल है, मैं आपको इन्हें पहले समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, हाँ तो दोस्तों, ये मैंने इधर कुछ मल्टीपल, ये प्रीफिक्स और इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि जैसे जो भी मैं आपको बता रहा था कि 1 मिलीलीटर में, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे वगैरह, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ से, हाँ ये यहाँ से हमारी वैल्यू जो है वो माइनस में जा रही है इधर, ठीक है। यहाँ से हमारी वैल्यू माइनस में जा रही है और यहाँ से हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। जो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ सिंपल 10 है, तो इसको बोलेंगे डे का। फिर यहाँ से हमारी वैल्यू नेगेटिव में जाती है तो डे का, फिर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगी हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा, ठीक है। ये तो थे हमारे सारे मल्टीपल्स और ये थे हमारे इनके प्रीफिक्स, और ये थे इनको, इन प्रीफिक्स को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये वो चीज़ है। अब अगर आपको इसका मैं क्या एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल के तौर में जैसे इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि 1 लीटर है, ठीक है ना। तो जैसे नहीं, ये 1000 का ले लेते हैं हम, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 DM क्यूब है, ये है ना। ये और इन दोनों में, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्यूब लगी हुई है ना, और इधर ये DM है। तो पहले DM देखो, DM का मतलब है डेका, हाँ ये रहा डेका, डी, इधर ये 10 है हमारा, डेका पे 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ, और ये हमारी पावर लिखी हुई है, मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो हमारा 1000 ही आ जाएगा, जो कि हमें इधर दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया कि ये सभी जो हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। जैसे ये रहा हमारा 1000 लीटर है ना, 1000 ml है। अब इसमें कितने 1000 ml, यहाँ पे हम क्यूब लगा लेते हैं, तो इसमें कितने डेका लीटर होंगे, वही बात आएगी, ठीक है ना, 1 DL क्यूब, ठीक है। क्यों? क्योंकि D में हमारे 10 होते हैं और यहाँ पे हमारे क्यूब है, तो इसको सिंपली हम 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, जो कि हमारा इधर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा वही आ जाएगा। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो लेबोरेटरी के अंदर लिक्विड्स का वॉल्यूम और सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको ग्रेजुएट किया जाता है सिलेंडर और ब्यूटी और पेपिटी एक्सेट्रा के थ्रू। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किस लिए यूज़ किया जाता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो किसी सॉल्यूशन का एक जो वॉल्यूम होता है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर जो होता है ना, वॉल्यूम एकदम एक्यूरेट होता है, इसीलिए उसको किसी सॉल्यूशन का जब हम वॉल्यूम बनाते हैं, इसीलिए उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज़ किया जाता है, ठीक है। दीज मेजरिंग डिवाइसेस आर शोन, ये आप देख सकते हो इधर, ये हो गया, ये सब हमारे है ना, ये सब हमारे इधर लिखे हुए हैं। ये डिफरेंट यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस, ये वॉल्यूम को डिनोट करता है। सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस के लिए है। और थर्मोमीटर्स यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। कई तरह के होते हैं ये जो हैं, इनके बारे में हम ब्रीफली आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अभी कैरी ऑन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब जितना अमाउंट होता है उसके अपॉन में वॉल्यूम लग जाता है, ठीक है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं।
इसमें मैं कैसे समझाऊँ, पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये है दोस्तों, मैंने ये डेंसिटी के बारे में अभी मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने डेंसिटी की तरफ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और मैंने डेंसिटी की यूनिट लिखी है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जितना वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से पर यूनिट का जो मास होगा उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है, मैंने अभी आपको बताया, ऐसा यूनिट ऑफ मास और अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास की हमारी यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की हमारी यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है हमारी डेंसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है, मतलब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, ये जो यूनिट है ये बहुत ही बड़ी यूनिट है और साइंटिस्ट जो हैं वो इस यूनिट को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लार्ज यूनिट है। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं वो मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यूज़ करते हैं और किलोग्राम की जगह पे ग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इजीली बोल सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। साइंटिस्ट जो है वो इसको यूज़ करते हैं, इस वाली यूनिट को इस वाली यूनिट की जगह पे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है और ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि किलोग्राम और मीटर क्यूब, ये पॉजिटिव में जा रही है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। इसलिए साइंटिस्ट इसको यूज़ ना करके इस यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया था कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अमाउंट, किसी सब्सटेंस का जो मास का जो अमाउंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट होती है मास की ऐसा यूनिट अपॉन में वॉल्यूम की ऐसा यूनिट। अब मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हम सिंपली किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब में भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, इसलिए साइंटिस्ट इसको इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं आपको पढ़ा देता हूँ, इसके बाद हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पढ़ाने से पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। यह है दोस्तों हमारे टेम्परेचर की डेफिनेशन। मैंने आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी है। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के 3 मेथड होते हैं, 3 स्केल्स होते हैं जिनके बेस पे हम इसको मेज़र कर सकते हैं। पहला मेथड होता है हमारा डिग्री सेल्सियस के बेस पे, और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट के बेस पे, और थर्ड पॉइंट होता है केल्विन के बेस पे। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड्स होते हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, इनके बेस पे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। अब ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे ये इससे रिलेट करता है और ये इससे भी रिलेट करता है ना। ऐसे ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 डिग्री टू 212 ब्ला 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 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट वाला स्केल जो होता है उसकी वैल्यू 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है, इसमें हम सेल्सियस नहीं लगा सकते, क्योंकि सेल्सियस लगाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमें डिग्री फ़ारेनहाइट के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री तक की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप इसको सेल्सियस में करोगे तो 212 डिग्री सेल्सियस कितना हाई टेम्परेचर हो जाएगा, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू है हमारी 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री के बीच में। और इसको अगर आप फ़ारेनहाइट को अगर आप उसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो आगे की नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड लगभग 3-4 एग्जांपल समझा दूंगा हर टाइप की वैल्यू के। तो अगर आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो हमें 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। किसको? फ़ारेनहाइट को
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब है हमारा ये वाला पॉइंट, केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल। केल्विन जो है वो सेल्सियस स्केल के साथ भी रिलेट करता है। कैसे? ये हमारी केल्विन की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमारी केल्विन की वैल्यू होती है, ठीक है ना। केल्विन की वैल्यू होती है हमारी 273.15, ठीक है। ये हमारी केल्विन की वैल्यू होती है और ये आपको इधर याद रखनी है ना। 273.15, पॉइंट के बाद वाले नंबर को कभी एक साथ नहीं पढ़ते हैं। 273.15 डिग्री ये हमारी केल्विन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा, तो केल्विन की हमारी वैल्यू होती है ये। और अगर क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी होगी, जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, और वो पॉइंट ये है कि जैसे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे जाता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर जब 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव चली जाती है, तो ये सेल्सियस स्केल के लिए पॉसिबल है, ठीक है। सेल्सियस स्केल के लिए पॉसिबल है, लेकिन आर वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल। हाँ, मतलब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, मतलब वैल्यू जब नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये सेल्सियस स्केल के लिए पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल के लिए, केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाए, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को मेरा तरीका अच्छे से समझ में आया हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके और इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल समझाऊंगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।